हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th हिस्ट्री का 5th चैप्टर कर रहे हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे कंक्लूज़न कि जो ये मंगोलों के बारे में हमने पढ़ा है, इसका क्या कंक्लूज़न हमारे सामने निकल कर आता है। सिचुएटिंग गेंगिस खान एंड द मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। गेंगिस खान, चंगेज़ खान का और मंगोलों का वर्ल्ड की हिस्ट्री में क्या स्थान है। When we remember Genghis Khan today, the only image that appear in our imagination are those who are conqueror, the destroyer of the cities, and individual who was responsible for the death of thousands of people. अगर आज हम चंगेज़ खान को याद करते हैं तो हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं कि वो एक कॉन्करर था, डिस्ट्रॉयड ऑफ द सिटीज़ था और एक ऐसा इंसान था जिसने जो अकेला ही हज़ारों लोगों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। 13th सेंचुरी में जो चाइना, ईरान और यूरोप के ईस्टर्न यूरोप के लोग थे, वो इन स्टेपीज़ के हार्ट्स को बड़ी ही घृणा की दृष्टि से, फियर से और डिसटेस्ट से देखते थे, यानी कि वो इन्हें पसंद नहीं करते थे और इनसे डरते भी थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज़ खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया। बहुत लंबे टाइम से चली आ रही जो कबीलों में, जो ट्राइब्स में लड़ाइयाँ होती थी, उसको उसने ख़त्म किया था। चाइनीज़ जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उस एक्सप्लॉयटेशन से उसने मुक्ति दिलाई थी। यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा शासक था मंगोलों के लिए। ओके, ये एक उसने अपने साम्राज्य को यूरोप और एशिया 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला दिया था। बहुत सारे व्यापारों के रास्तों को खोला, बाजारों को दोबारा से स्थापित किया और इतना अच्छी तरह से उसने अपने एरिया को एक्सपेंड कर लिया था कि जो ट्रैवलर्स होते थे दूसरी कंट्रीज से, वो यहाँ की तरफ आकर्षित होने लगे और यहाँ पर घूमना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे वेनिस के मार्को पोलो, वो वेनिस के एक ट्रैवलर थे जो कि मंगोलिया एम्पायर में आया और उसने चंगेज़ खान और उसके डिसेंडेंट किस तरह से रूल कर रहे हैं, इन सब के बारे में देखा और अपनी ट्रैवलॉग में लिखा। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री एक प्रॉस्पेरियस कंट्री थी और इसीलिए बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आते थे, ये जानने के लिए कि हमारी प्रॉस्पेरिटी के पीछे रीज़न क्या है। तो इसी तरह से चंगेज़ खान ने मंगोलों को इतना प्रोस्पेरियस बना दिया था कि दूसरी कंट्री से ट्रैवलर्स यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आना शुरू कर देते थे। ओके, अब हम अगर इस पर्सपेक्टिव को देखें, चंगेज़ खान के पर्सपेक्टिव को देखें, तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे एक पर्सपेक्टिव दूसरे सभी को पूरी तरह से इरेज कर देता है। कैसे, मतलब कि जैसे मंगोलों को तो उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था मंगोलिया का, तो लेकिन दूसरे जो भी जिन कंट्रीज़ को वो कॉन्कर करता था, जिन सिटीज़ को वो कॉन्कर करता था, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता था। उनकी पूरी तरह से सिविलाइजेशन, उनके ट्रेडिशन, कल्चर सब कुछ मिटा देता था। तो चंगेज़ खान के पर्सपेक्टिव से हमें यही पता चलता है कि कैसे एक पर्सपेक्टिव दूसरे सभी को इरेज कर देता है। ठीक है, बियॉन्ड द ओपिनियन ऑफ द डिफीटेड सेडेंट्री पीपल, जो ये सेडेंट्री पीपल थे यानी कि सेटल्ड जो कम्युनिटीज़ थे, अगर इनके विचार से हम दूसरी तरफ देखें तो 13th सेंचुरी में मंगोल का जो छोटा सा राज्य था उसके बारे में सोचिए। वहाँ पर विभिन्न मतों और फेथ्स वाले लोग इकट्ठा मिलकर रहते थे। हालांकि जो ये मंगोल शासक थे, ये भी अलग अलग फेथ से को मानते थे, मतलब इनके भी अलग अलग फेथ्स थे, जैसे कि शमन, बौद्ध, क्रिश्चियन और इस्लाम। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर कभी भी अपने व्यक्तिगत मत नहीं थोपे। यानी कि जिस तरह इस्लाम लोग करते थे, वो क्या करते थे, वो लोगों को यही कहते थे कि भाई हाँ, हमारा धर्म सबसे बेस्ट है और या तो तुम उसे अपनाओ या फिर हमारे धर्म के नियमों के अकॉर्डिंग चलो। दूसरे धर्म को मानने वाले लोग होते थे, वो उनसे टैक्स लेते थे। लेकिन मंगोलों ने ऐसा कभी भी नहीं किया। उनकी जो मिलिट्री थी या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग अलग धर्मों के बोलने वाले लोग रहते थे, जिनको इस संविधान में किसी टाइप का कोई भी डर नहीं होता था। यह उस समय के लिए जो ऐसे एक असामान्य सी बात थी और दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल था। जैसे कि इस्लामिक जो हमारी कंट्री में जो मुस्लिम लोग थे, मुग़ल शासक थे, उनके लिए एक एग्जाम्पल बन गया था कि
ये लोग मंगोलों को फॉलो करें, कि मंगोलों को अपना मॉडल बनाएं और उन्हीं को फॉलो करें, कि जिस तरह मंगोल अपने धर्म को मानने के साथ साथ दूसरे धर्मों को भी रिस्पेक्ट करते हैं, सेम मुगल्स को भी यहाँ पर इंडिया में करना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुगल्स सिर्फ अपने रिलीजियस को ही इम्पोर्टेंस देते थे। ओके, Mongol, the nature of the documentation on the Mongol and any nomadicism, जो मंगोल और दूसरे जो नोमैडिक शासन थे उससे हमें किसी टाइप का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है जिससे ये समझा जाए कि ऐसा कौन सी प्रेरणा थी, ऐसा क्या चीज़ था जिसकी वजह से चंगेज़ खान ने अपने इस इतने बड़े साम्राज्य को शुरुआत की थी। जो सोर्सेज हमें मिले हैं मंगोलिया के बारे में उनसे किसी से नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी हिस्टोरियन ये एक अंदाज़ा ही लगाते हैं कि शायद जब चंगेज़ खान की वाइफ को किडनैप किया गया था तो पहले उसको बचाने के लिए, फिर उसने अपने फादर के दुश्मनों को मारने के लिए, यानी कि जिन ट्राइब्स ने उसके फादर की डेथ की थी उन्हें मारने के लिए वो लड़ाई लड़ता रहा, और उसके बाद उसको अपनी पावर का एहसास हुआ और धीरे धीरे उसने पहले मंगोल के सभी ट्राइब्स को कॉन्कर किया और फिर अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करता रहा दूसरे कंट्रीज में। हो सकता है कि ये एक रीज़न हो, लेकिन हिस्टोरियंस के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि शायद कि यही एक रीज़न था। इसके लिए इस टाइप का हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है। ओके, अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों को उन्होंने, जो छोटे छोटे जो समुदाय थे, जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे, उनमें बटे हुए लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और मंगोल साम्राज्य को एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया था। ये इतना शक्तिशाली बन गया था 13th सेंचुरी में, 13th और 14th सेंचुरी में, कि जो दूसरे एम्परर होते थे वो अपने आप को एम्पायर घोषित करने में भी डरते थे। जैसे कि तैमूर, फॉर एग्जांपल तैमूर अपने आप को विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था और उसने अपने आप को राजा घोषित करने में हेजिटेशन हुई उसको, क्योंकि वो चंगेज़ खान का डिसेंडेंट नहीं था। लेकिन फिर भी जब उसने अपने आप को एम्परर घोषित किया, अपनी इंडिपेंडेंट सॉवर्जिनिटी उसने डिक्लेयर की, तो उसने यही कहा कि वो चंगेज़ खान की फैमिली से रिलेट करता है और वो चंगेज़ खान का सन इन लॉ है, उसका दामाद है। मीन्स इतना उनकी पावर एक्सपेंड हो गई थी कि दूसरे जो एम्परर थे वो अपनी सॉवर्जिनिटी को घोषित करने में, डिक्लेयर करने में भी उस टाइम पर डर रहे थे। आज टुडे आफ्टर डिकेड्स ऑफ सोवियत कंट्रोल के डिकेड्स, मतलब बहुत दिनों तक, बहुत लंबे टाइम तक मंगोलों के ऊपर सोवियत का कंट्रोल रहा, रसिया का कंट्रोल रहा। लेकिन अब जो है रसिया से इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट को ले लिया है। इन्हें 11 जुलाई 1921 में आज़ादी मिली थी बेटा। अब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पाने के बाद मंगोलियों ने अपनी दोबारा से अपनी एक पहचान बना ली है। वो आज भी चंगेज़ खान को एक ग्रेट नेशनल हीरो की तरह समझते हैं कि हाँ वो एक ग्रेट नेशनल हीरो था। उसकी जो उपलब्धियां थी उनको जो है वो पब्लिकली बड़े ही प्राउड के साथ लोगों को बताते हैं। मंगोलियों का इतिहास इस निर्णायक समय पर चंगेज़ खान को फिर से मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, यानी कि मंगोल आज भी उसको एक महान नेता समझते हैं और ये समझते हैं कि शायद चंगेज़ खान ही ऐसा है जो फिर से मंगोलों को एकत्रित करेगा और इस राष्ट्र को भविष्य की ओर, फ्यूचर की ओर ले जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमें पता चलता है कि कैसे मंगोल चंगेज़ खान को एक हीरो की तरह वो लोग पूछते हैं, नेशनल हीरो, मंगोलिया का जो हीरो है उसकी तरह पूछते हैं। ठीक है, कि उसने, क्योंकि उसने ही उन सबको इकट्ठा किया था, वहाँ के एक्सप्लॉयटेशन, लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था सेटल्ड कम्युनिटीज़ के थ्रू, उसको भी उसने ख़त्म किया था। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कैसे मंगोलों ने एक छोटे से नोमैडिक ट्राइब से इतने बड़े एरिया को एक्सपेंड कर लिया था। चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।